Okay, so to start with, yesterday we have covered the unit 1 as well as I have given the assignment also, and I told you people to revise unit 1 at your home so that if any query, if any question is there, you can ask me today, right? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक बार पूरा जो भी डिस्कशन हुआ है फर्स्ट यूनिट में वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपने घर पे रिवीजन किया है और अगर आप कोई क्वेश्चन या कोई चीज रह गई है जो नॉट क्लियर है तो आज वो पूछ भी सकते हैं और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा भी ब्रीफ में, तो हो सकता है कि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। देखिए एंटरप्रेन्योर की बात की थी हमने क्योंकि पेपर ही एंटरप्रेन्योरशिप पर है, और बिफोर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप वी हैव टेकन द टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who talks about entrepreneurship, who perform the function of entrepreneurship, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली है कौन? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन जो रिस्क ले रहा है, जो कोई ना कोई चीज इनोवेट कर रहा है, नई चीज लेकर आ रहा है, ठीक है? जो बिजनेस को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर रहा है, एफिशिएंट रिजल्ट्स ड्रॉन कर रहा है, ठीक है? और सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसे हम नाम दे सकते हैं एंटरप्रेन्योर। डिस्टिंक्शन भी बताया था कि एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में बस थोड़ा डिफरेंस यही है कि बिजनेसमैन अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के साथ परफॉर्म कर रहा है, यानी उसको प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है प्रॉफिट के साथ साथ वो समाज के सुधार के लिए, समाज को अपग्रेड करने के लिए, कुछ नया देने के लिए भी कार्य कर रहा है, ठीक है? इसीलिए उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्लियर सी बात है, टेक्स ऑन द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टिंग इन अदर स्टार्टअप्स, ठीक है? ऐसा पर्सन जो खुद रिस्क उठा रहा है किसी एंटरप्राइज को चलाने के लिए या सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहा है दूसरों के स्टार्टअप्स में, ठीक है? दूसरों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही है कि उसे उस स्टार्टअप में इंटरेस्ट है और वो इनोवेटिव चीजों को या क्रिएटिव स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहा है, अपनी पूंजी लगा रहा है, तो वो भी एंटरप्रेन्योर कहलाने का हकदार है। ओरिजिन का मैंने बताया था कि एक फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर, लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, यहाँ से ये ओरिजिन एंटरप्रेन्योर का हुआ है, शब्द का ओरिजिन हुआ है, ठीक है? और एंटरप्रेन्योर का मीनिंग होता है टू अंडरटेक टिपिकल टास्क या डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? तो पुराने समय में फ्रेंच में, ग्रीस में लोग जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस में भाग लेते थे, जो एडवेंचरस एक्टिविटीज में भाग लेते थे या आर्मी वगैरह में भाग लेते थे, उनको कहा जाता था एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये क्षेत्र रिस्की समझे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ट्रेड या व्यापार के क्षेत्र में भी रिस्क बढ़ने लगा, तो रिस्क बढ़ने के साथ साथ वही लोग जो पहले रिस्क उठाते थे, जिनको एंटरप्रेन्योर कहते थे, वो बिजनेस की फील्ड में भी आ गए और बिजनेस में जुड़े हुए लोगों को, व्यापार में जुड़े हुए लोगों को भी एंटरप्रेन्योर कहा जाने लगा। और धीरे धीरे ये शब्द बिजनेस की फील्ड से सब जगह पॉपुलर हो गया और एंटरप्रेन्योर बिकम्स द एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु अंडरटेक द टिपिकल टास्क वर नोन विद द नेम एज एंटरप्रेन्योर। ये इसका ओरिजिन। अगर पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन में तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात किए थे, यानी कि क्या फीचर्स, क्या क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, ठीक है? तो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज व्हिच एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, लाइक ही शुड बी क्रिएटिव। मैंने आपको तब भी बताया था कि इनोवेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनोवेशन लाने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी कम्स फर्स्ट एंड इनोवेशन सेकंड।
इनोवेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप क्रिएटिव ना हो, ठीक है। तो अगर आप क्रिएटिव है तो इनोवेशन तो आप मान के चलिए कि 100% होगा ही होगा। तो क्रिएटिविटी इज द मस्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। गोल ओरिएंटेड, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पाना है, आपको क्या अचीव करना है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक गोल ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरों पे निर्भर ना हो, अपने फैसले खुद ले सके, अपने पैरों पे खड़ा हो, ठीक है, अपने एंटरप्राइज को खुद चलाने में सक्षम हो, वही पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इंक्विजिटिव होना चाहिए। इंक्विजिटिव का मतलब होता है कि यू हैव टू लर्न एज मच एज यू कैन, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई चीज आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये क्यों हो रही है, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं। इंक्विजिटिव रहना है हमेशा। ये मत सोचिए कि हमें सब आता है, ठीक है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है वो परसिस्टेंट एफर्ट्स उसके रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट 1 डे और 2 डे, बट एवरी टाइम, फॉर मंथ्स, फॉर इयर्स, आपको अपना परिश्रम करना है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, और ये लगातार होना। क्रिएटिविटी भी एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। वंस योर वन टारगेट इज फिनिश, सीक फॉर द सेकंड वन, ठीक है, दूसरे के लिए जुट जाइए। फिर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एंटरप्रेन्योर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिमसेल्फ, बट ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉइज, वर्कर्स एंटरप्रेन्योर के यहाँ काम कर रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही है। रिस्क टेकर, अभी हमने बात की है कि एंटरप्रेन्योर को भी क्या करना पड़ता है, वही जो रिस्क लेगा वही अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, दूसरा भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अब जैसे कुछ क्वालिटीज की बात हुई, तो कुछ स्किल सेट्स भी हैं जिनको आप सीख सकते हैं। भाई क्वालिटीज में तो ऐसी हैं, कुछ इनबॉर्न होंगी, जैसे क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिविटी को सिखाई नहीं जाती है। आप क्रिएटिव होते हैं, ये आपकी इनबॉर्न क्वालिटी है। कुछ बच्चे जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, इसको सिखाया नहीं जाता। लेकिन जो स्किल्स हैं, स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्किल्स हैं जैसे एंटरप्रेन्योर के लिए बेसिक बिजनेस स्किल्स। भाई हो सकता है कि आपने सबने बीबीए एमबीए नहीं पढ़ा हो, तो क्या वो बिजनेस नहीं करेंगे, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे? वो बनेंगे, ठीक है। तो उनको बेसिकली बिजनेस से जुड़ी हुई नॉलेज प्राप्त करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि वो लोग बिजनेस से जुड़े हुए टिप्स जनरेट करेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेस कौन क्या है, मतलब बिजनेस में कौन सी लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी क्या है, ये सारी चीजें, बैलेंस शीट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, बिजनेस में और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, ये सारा कुछ जो बेसिक मटेरियल है, ये उन लोगों को आना चाहिए एंटरप्रेन्योर। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, you should be able to communicate with any of the level in your organization। एक वर्कर से भी आप बात कर पाए, एक मिडिल क्लास क्लर्क से भी आप बात कर पाए, एक जो आपके टॉप लेवल में जो मैनेजर्स हैं, जो आपके बिजनेस में पार्टनर्स हैं, उनसे भी आप बात कर पाए। तो इतना कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जैसा अभी मैंने बात की थी कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल क्वालिटीज नहीं होंगी, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यू मे बी एबल टू डायग्नोज, यू मे बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन, एंड देन ओनली यू कैन टेक द डिसीजन। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर ह्यूमन अप्रोच ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको डील करना है मशीन्स के साथ और ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो मशीन को तो कोई बात नहीं है, आप गुस्सा हो या आप प्यार से बात करें, मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो लेबर क्लास है, जो मिडिल क्लास एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनसे आप किस वे में बात कर रहे हैं, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव
आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। मैथमेटिकल स्किल्स, कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, किसी सप्लायर से कितना रॉ मटेरियल मंगाया है, कितने का आएगा, कितने दिन चलेगा, ठीक है, या एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी बांटनी है, कितना प्रमोशन देना है, कितना इंसेंटिव बटना है, क्या बोनस दिया जाएगा। ये सारे आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी ना हो, ठीक। तो आपको मैथमेटिकल स्किल्स भी होना बहुत ही जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देखिए बिजनेस में रोज नई नई तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, कभी भी सिनेरियो एक सा नहीं रहता। अभी बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, 2 साल पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया, सारे नोटबंदी हो गई, प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में। इससे पहले तो आई नहीं थी। अब बिजनेस कैसे चलाएं, तब लोगों ने किसी भी तरीके से बिजनेस को चलाया और मेंटेन किया। अभी संभले भी नहीं थे, अब कोरोना आ गया, ठीक है, ये भी पहली बार आया भाई। बिजनेस हाउस सारे बंद हो गए, सारी कंपनी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई 2-3 महीने। ये एक नई तरीके की प्रॉब्लम थी। तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, आपको उस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन ढूंढना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, देखिए आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी समझ भी होना जरूरी है। आपके बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए सस्ती पड़ रही है, ये सारी चीजें होना बहुत ही जरूरी है, इनको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जब तक आप टेक्निकल नहीं होंगे, जब तक आप टेक्नोलॉजी की समझ नहीं रखेंगे, तब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद यस सर। एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ये बात हो गई। अब बात आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि फर्क कुछ नहीं है, एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है या एंटरप्रेन्योर जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे हम कहते हैं ना मजदूर, तो मजदूर क्या करता है, मजदूरी। तो मजदूर जो एक्टिविटी कर रहा है उसको मजदूरी नाम दिया जा रहा है। तो ऐसी जो एंटरप्रेन्योर जिस एक्टिविटी को या प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नाम दिया जाता है। क्लियर? ये रह गया था जिसको मैं कल बात कर रहा था, ठीक है। प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो प्रोसेस समझ लीजिए, ये पिछले स्लाइड्स में नहीं था पहले। देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, अपॉर्चुनिटी। बेसिकली एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस स्टार्ट ही वहां से हो रहा है कि आपको किसी मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी हो सकती है, पहली चीज। कोई जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आप आपके सामने किसी तरीके से पेश होगी, आपको ढूंढनी है। आपको उसी अपॉर्चुनिटी को किसी भी सिचुएशन में तलाशना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की वजह से बिजनेस हाउसेस को, मैंने अभी बताया आपको, जैसे बिजनेस हाउस बंद रहे, फैक्ट्रीज बंद रही, प्रोडक्शन नहीं चला, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो शुरू ही इस समय हुए, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। कोरोना वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज बिजनेस हाउसेस। कौन से? मास्क का प्रोडक्शन, फेस मास्क, ठीक है, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपी किट। तो ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज डाली गई हैं। बड़े बड़े दवाई कंपनी जो है, जिनके पास प्रोडक्शन नहीं था पहले इन सब चीजों का, उन्होंने रातों रात फैक्ट्रीज सेटअप किए। आपको याद होगा पहले मास्क ही नहीं मिल रहे थे जब स्टार्टिंग में, ठीक है। आज की डेट में आपको हर शॉप पे मास्क और सैनिटाइजर नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इतना हो चुका है। तो इनका प्रोडक्शन इसी समय किया गया है, कोरोना में ही। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस हाउसेस which was not possible earlier। क्या पहले घरों में आपके सैनिटाइजर आता था? क्या पहले आप मास्क पहनते थे? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब शुरू हुई। तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आप बिजनेसमैन है या बन जाएंगे वो तो फ्यूचर में बात होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने, वो आपको सबसे पहले तलाशनी है, ठीक है। उसके बाद विजन, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में, वो आपको क्लियर करना है, ठीक है।
वो आपको यहाँ पर क्लियर। तो बेसिकली है क्या कि विजन, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ये ईशान अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जैसे अभी आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया ना मास्क का, सैनिटाइजर का, तो ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलेगा। मास्क अभी पहन रहे हैं सब लोग, लेकिन 2 या 3 महीने बाद जब कोरोना के अफेक्ट कम हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, तो पीपल विल नॉट वियर द मास्क। फिर क्या होगा? जो आपने फैक्ट्रीज डाली हैं उनका क्या होगा? वो तो बंद हो जाएंगी, मास्क कोई पहनेगा नहीं। तो ये भी आपको सोच के रखना है कि अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से मैं कितने समय में कितना प्रॉफिट कमा लूं ताकि मुझे घाटा ना हो। तो इसी को देखते हुए जो फैक्ट्री शुरू की गई है मास्क बनाने की, वो स्मॉल स्केल पे की गई है, बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन नहीं किया गया, और उसमें कम लागत, कम पूंजी के साथ बिजनेस शुरू किया गया। ठीक है, ताकि 1 या 2 साल में हम पूरे बिजनेस की कॉस्ट निकाल लें और प्रॉफिट भी अर्न कर लें। ये बिजनेस माइंड पहले से सोच के बैठे, ये विजन है आपका। फिर परसुएडिंग अदर्स, आपको दूसरों को भी परसुएड करना है। भाई आप बिजनेस अकेले नहीं चला सकते, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। भाई अकेला एंटरप्रेन्योर थोड़ी ना बिजनेस चला लेगा। आपके पास एक आइडिया है, तो आइडिया लेके आप क्या मार्केट में खुद शुरू हो जाएंगे? आप कर नहीं सकते, आपको और लोगों की हेल्प चाहिए। 10, 12, 15 लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, तब जाके आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो आपको दूसरों को भी परसुएट करना, आपको दूसरों को भी अपने साथ में लेके चलना, ये तीसरा पॉइंट है। फिर गैदरिंग रिसोर्सेस, देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपको अरेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि लैंड, जमीन कहाँ पे लें, ठीक है, मशीन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये आपको अरेंज करने, कहाँ और कैसे ये आपको सोचना है, ताकि वो चीपेस्ट वे में आप अरेंज कर पाए, कम से कम खर्चे में वो सारे रिसोर्सेज आप अरेंज कर लें और उससे आप प्रोडक्शन कर लें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू वेंचर, अब रिसोर्सेज आपने अरेंज कर लिए, उनको आप एक वेंचर का नाम देंगे। वेंचर का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पर वो सारे रिसोर्सेज आपके एक जगह पर असेंबल होंगे, एक जगह पर लाए जाएंगे। भाई कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, और सारे एम्प्लॉयज और लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। रॉ मटेरियल आप किसी सप्लायर से मंगाएंगे, वो सारा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वहां पर उस पर प्रोडक्शन किया जाएगा और उससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेंचर की एक जरूरत है। और लास्ट है इसमें चेंजिंग एडॉप्टिंग विद टाइम। जो भी फैसिलिटीज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने शुरू किया है, बिजनेस के शुरू में जो बनाया है, वो हमेशा एक सा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहेगा। तो समय के साथ साथ उसमें भी आपको बदलाव लाना है, उसको बदलते रहना है। ठीक है, आपको अडॉप्ट करते रहना है नई नई चीजों, और उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने बिजनेस। क्लियर है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? यस सर। ओके। फिर इसके बाद हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फायदे क्या है इसके? भाई आप अपने खुद के बॉस हैं, आपको दूसरों का नहीं सुनना। ठीक है, आप जो चाहे वो अपने बिजनेस में कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। ठीक है, कोई सा भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में तो क्या है कि मन है या नहीं है, साहब बैंक में जॉब लग रही है कर लो, जबकि बैंक में आपका इंटरेस्ट नहीं है। या कोई सरकारी नौकरी मिल रही है आपको, वो कर ली। तो नौकरी में हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बिजनेस में आपका जब तक इंटरेस्ट ना हो वो बिजनेस करना बेकार है। ठीक है, तो बिजनेस तभी किया जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसकी आपको नॉलेज हो। फिर दे कैन बी क्रिएटिव, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव हो सकते हैं, बल्कि होते ही हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ नया लेकर आएंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ठीक है, और आप अपने बिजनेस से कितना भी पैसा बना सकते हैं, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए।
आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट करते हो, लेकिन समय रहते आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करते रहते हो और उसमें आप एज मच एज कैन प्रॉफिट आप जनरेट करते हो। कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? रिस्की है, पैसा डूब भी सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करके ही मिलेगा आपको। ठीक है, आपने जितना पैसा लगाया हो सकता है कि वो डूब जाए, वापस ही ना आए। फिर एंटरप्रेन्योर फेस अनसर्टेन इनकम। भाई सैलरी तो आपकी फिक्स है, आपको अगर 20,000 रुपये महीना मिल रहा है तो 20,000 मिलता रहेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर की इनकम अनसर्टेन है। हो सकता है कि इस मंथ में आपको 40,000 की अर्निंग हो जाए, नेक्स्ट मंथ में आपको 10,000 ही बचे और उससे अगले मंथ आपको घाटा हो जाए, तो ये हो सकता है। एंटरप्रेन्योर की इनकम अनसर्टेन। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो जॉब में लोग होते हैं उनकी तुलना में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ज्यादा घंटों तक काम करना होता है। ठीक है, उनका कोई आवर फिक्स नहीं है, उनके कोई आवर्स फिक्स नहीं है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, उनको हमेशा रेडी रहना है अपने बिजनेस के लिए। और एंटरप्रेन्योर को सारे डिसीजंस अपने खुद से लेने हैं, आप किसी को टाल नहीं सकते। तो नौकरी में क्या है? नौकरी में तो आपने अपना टाइम पूरा किया, आप घर आ गए। ठीक है, जो डिसीजन लेना है बिजनेस उस नौकरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें जो टॉप बॉस हैं, जो सीईओ हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, आप थोड़ी ना ले रहे हैं। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर होंगे तो सारे डिसीजन आपको खुद से लेने, आप दूसरे के ऊपर कोई चीज टाल के छोड़ नहीं सकते। फिर इसमें हमने डिस्टिंक्शन की बात की थी मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो मैनेजर में और एंटरप्रेन्योर में क्या क्या डिफरेंसेस है आप देख सकते हैं। जो ब्लू कलर से मेंशन है वो मैनेजर के गुण है, जो ग्रीन कलर से लिखे हैं वो एंटरप्रेन्योर के। तो मैनेजर टेंड्स टू बी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। मैनेजर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए विजन बना के रखता है। ठीक है, 1 साल का टारगेट लेके चलेगा, 1 साल में उसे क्या अचीव करना है, मंथली टारगेट लेके चलेगा, नॉट मोर देन 1 ईयर नॉर्मली। 1 साल से ऊपर का मैनेजर अपने हिसाब किताब नहीं रखते। लेकिन एंटरप्रेन्योर 5 साल बाद, 10 साल बाद बिजनेस कहाँ होगा, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये भी सोच के रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। मैनेजर कम रिस्क लेता है, लो रिस्क टेकर है, जबकि एंटरप्रेन्योर ज्यादा रिस्क लेता है, इज अ हाई रिस्क टेकर। मैनेजर के लिए एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो आपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए, बल्कि जिन्होंने बनाए हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाता है, उसके इंटरनल स्टैंडर्ड सेट होते हैं, वो पूरी कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर एक मैनेजर में और लीडर में क्या डिफरेंस है, ठीक, तो देख सकते हैं आप। मैनेजर्स डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व अदर पीपल। जरूरी नहीं है कि मैनेजर हर काम में, हर टास्क में दूसरों को इन्वॉल्व करे। मैनेजर खुद भी अकेला कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लीडर, लीडर का अकेले का कोई वजूद नहीं। अगर किसी लीडर के पीछे 4 फॉलोअर ना बैठे हो, आप सोच के देखिए, कोई मंत्री जी बैठे हैं किसी मंच पर और मंत्री जी के आसपास जितनी कुर्सियां हैं सब खाली हैं, तो काहे के मंत्री, है ना? आप उनका भाषण सुनेंगे ही नहीं, मंत्री जी बैठे भी हो। तो मंत्री का तब तक कोई वजूद नहीं है। हाँ, मैनेजर बैठा रह सकता है, अगर वो कह रहा है कि मैं भाई एचसीएल का मैनेजर हूँ, मैं इन्फोसिस का मैनेजर हूँ, तो वो बैठा रह सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ में और लोग भी हो। तो लीडर को इन्वॉल्व करने पड़ते हैं अपने साथ में लोगों को। मैनेजर की जो पावर का सोर्स है वो है पोजीशन। आप मैनेजर हैं तब है जब आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जबकि जो लीडर है जरूरी नहीं है कि उसके पास उस समय कुर्सी हो। ठीक है, लेकिन उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज है, उसका जो लीडर, उसका जो फॉलोअर्स का सपोर्ट है, वो उसको नेता बनाता है। इस समय अगर सत्ता में योगी जी हैं तो योगी जी तो लीडर हैं, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती या जितने भी पुराने रह चुके हैं, राजनाथ सिंह वगैरह, ये लोग अपने आप में लीडर कहला रहे हैं और कहलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब भी चाहे कम सही लेकिन इनके फॉलोअर्स हैं, तो ये लीडर कहलाने लायक हैं। इनकी सोर्स ऑफ पावर इनकी पर्सनल क्वालिटीज है। मैनेजर डिसाइड्स एंड गिव ऑर्डर्स।
मैनेजर जनरली क्या करता है, उसका मेन काम है कि ही डिसाइड्स एंड ही गिव्स द ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट। जबकि जो लीडर है, लीडर ऑर्डर तो देता ही है, लेकिन वो एक रोल मॉडल है, उसको देख के लोग फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कुछ आपसे बात करे या आपसे कुछ आज्ञा दे आपको, आपके व्यवहार को देखकर लोग सीखते हैं। वो एक लीडर का गुण है। ठीक है, तो लीडर का बेसिकली व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने व्यवहार से ही लोगों को सिखाता है। फिर एक एंटरप्रेन्योर में और लीडर में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज इन्वॉल्व इन न्यू वेंचर। हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर है वो नए नए वेंचर्स में, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस में डील करता है, इन्वॉल्व रहता है। एक बार में एक बिजनेस उसका सक्सेसफुली चल गया, वो कुछ समय बाद उस बिजनेस को किसी मैनेजर को सौंप कर अपना दूसरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देता है। जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये लोग क्या करते हैं, टाटा को ये कंपनी थोड़ी मैनेज कर रहे हैं, उनकी सैकड़ों कंपनी। तो एक बार एक कंपनी शुरू हो जाती है, उसका कोई सीईओ बना दिया, अब वो सीईओ उस कंपनी को देखता रहेगा और टाटा अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेस वो बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जबकि जो लीडर है इज इन्वॉल्व इन अदर पीपल। लीडर हमेशा इन्वॉल्व रहता है दूसरे लोगों के साथ में, अभी हमने बात की। फिर एंटरप्रेन्योर मैनी स्टार्ट्स एंड रन स्मॉल बिजनेस वेंचर विदाउट हैविंग एनी एम्प्लॉइज। ज्यादातर देखा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस घर से भी शुरू करते हैं। ठीक है, एज अ फैमिली भी वो बिजनेस को शुरू करते हैं, फैमिली में बिजनेस शुरू करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शुरू से ही एंटरप्रेन्योर को साथ में लोग मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको अकेले ही बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। ये भी एक लीडर का, एंटरप्रेन्योर का गुण है। जबकि लीडर के साथ में ऐसा नहीं है। लीडर को साथ में लोग चाहिए, क्योंकि लीडर का वजूद फॉलोअर से है और फॉलोअर का भी वजूद कि वो किसके फॉलोअर्स है, वो लीडर से। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात की थी। कई तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो स्टेजेस में हमने बात की थी इसकी, और सबसे पहला स्टेज दिया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही बताया था कि बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से लीडर, जो एंटरप्रेन्योर है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो 4 तरीके के लीडर थे इसमें, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन। सबसे पहला है इनोवेटिव। नाम से ही क्लियर है कि वो लोग जो इनोवेट कर रहे हैं, जो कुछ नया लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेन्योर। अगर इंडिया में अगर आप देखें तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हार्डली 5% से भी कम है, लेस देन 5%। ठीक है, जबकि विदेशों में अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, यू विल फाइंड नॉर्मली 40 to 50% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। तभी वो आज डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी है और उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हुआ है। इंडिया में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, तो इसीलिए वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। फिर दूसरे इमिटेटिव, अडॉप्टिव। इंडिया में अडॉप्टिव सबसे ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5% इनोवेटिव होंगे, तो कम से कम 50% या 60% आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे जो अडॉप्टिव या इमिटेटिव होंगे। इमिटेटिव का मतलब नकल करना, इमिटेट करना। ठीक है, तो नकलची है। नकलची किसके हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है उसकी नकल कर रहे हैं। हर चीज में नकल है। जो गाड़ियां यहाँ इंडिया में डिजाइन बन रहे हैं, वो डिजाइन वेस्टर्न कंट्रीज की जो कारें हैं उनसे कॉपी हो जाते हैं। जो फिल्में आप देखते हैं इंडिया में आज की डेट में, वो वेस्टर्न कंट्रीज की किसी ना किसी फिल्म की नकल होती है। बल्कि वेस्टर्न तो छोड़ दीजिए, आप साउथ की फिल्मों की नकल कर देते हैं बिल्कुल हूबहू। ठीक है, आपने देखा होगा, किसी ने जियो का मीट डाउनलोड किया है, जियो मीट? यस सर। तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल जूम की नकल कर दी है।
यस सर। में रंग भी नहीं बदले, मतलब आइकॉन, नाम, एवरीथिंग इज सेम। इतनी बढ़िया नकल तो कोई भी नहीं कर सकता। तो रिलायंस जैसी कंपनी, ईशान म्यूट करो, इतनी बड़ी कंपनी, और आप देख रहे हैं नकल का स्तर 100% कॉपी। मतलब जूम चाइना का ऐप है, लेकिन जब बैन हो गया बीच में या इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, तो बिल्कुल इसकी कॉपी बना दी गई सेम। तो हम इमिटेटिव है, नकल करने वाले, ठीक है। ज्यादातर इंडिया में बिजनेस हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं से नकल ही कर रहे हैं। फिर आते हैं फेवियन। फेवियन वो है जो नकल भी तब तक नहीं करते हैं जब तक उनका बिजनेस घाटे में ना चला जाए। यानी कि वो रुके रहते हैं ये सोचकर, अरे यार ठीक है अभी चल रहा है बिजनेस, देखेंगे भविष्य में जरूरत पड़ी तो बदलेंगे, ठीक है। और तभी बदलते हैं जब बिल्कुल बिजनेस चौपट होने वाला हो, तब तक नहीं बदलेंगे। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल एंड समय पर बदली। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो समय रहते नहीं बदली। जैसे एलजी है और सैमसंग है, ये तो एडॉप्टिव है। इन्होंने देखा कि भाई अब विश्व में ये चीजें चल रही हैं, तो इन्होंने तुरंत से अडॉप्ट कर लिया, सैमसंग ने या फिलिप्स ने, ठीक है। लेकिन इनके पीछे पीछे कौन सी कंपनीज थी, जैसे ओनिडा, इंडियन कंपनी, वीडियोकॉन, मर्फी, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज थे जो समय रहते नहीं बदले, बिल्कुल एंड में। सर हाँ सर तुषार का डिस्कनेक्ट हो गया था सर, उसके लिए अंदर सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा सर, ज्वाइन। ओके। तो ये समय रहते नहीं बदले और एंड में बिल्कुल बदले जब इनका बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाला था। सूर्य के अच्छी खासे बल्ब वगैरह आते थे, बिल्कुल एंड में बदले। और ड्रोन वो है जो बदलेंगे ही नहीं, जो ट्रेडिशनल वे में ही बिजनेस करना पसंद करते। उन्होंने कसम खा रखी कि भैया हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को कहा गया ड्रोन। वो बंद ही हो गए। जैसे बीपीएल, बीपीएल कंपनी नंबर 1 थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, आज बंद हो गई। आयवा आती थी, ठीक है। टेक्सला, आपने सुना होगा नाम टेक्सला। टेक्सला का टेलीविजन आता था पुराने जमाने में, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक। मर्फी रिचर्ड्स, मर्फी के आते थे टेलीविजन। फिर ऐसे ही बल्ब्स में आते थे, प्रकाश का बल्ब, ठीक है। बहुत सी कंपनीज के आते थे, तो वो सब बंद हो गए, वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। नोकिया इवन, तो नोकिया का भी अगर आप देखेंगे तो वो ड्रोन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्व में जो हो रहा है उसको नजरअंदाज करके वैसे ही बने रहे जब तक कि उनका बिजनेस डूब नहीं गया। तो दे आर अ पार्ट ऑफ ड्रोन। फिर सेकंड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को बांटा गया है उनके नॉलेज और एटीट्यूड के अनुसार। 3 तरीके के एंटरप्रेन्योर इसमें है, एम्पिरिकल, रैशनल, कॉग्निटिव, ठीक है। एम्पिरिकल वो जिनका नॉलेज और जिनका एटीट्यूड अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। मतलब बहुत ही कम नॉलेज है उन्हें अपने बिजनेस के बारे में, और उनका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, उनको कहा गया एम्पेरिकल। रैशनल उन्हें कहा गया जो थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं बिजनेस में, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, उनके बिजनेस के लिए क्या फायदा है, क्या सूटेबल है वो जानते हैं, ठीक है। और बिजनेस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं, अपने बिजनेस की अच्छी समझ है, उनको रैशनल कहा गया, ठीक है। और फिर आते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वो एंटरप्रेन्योर है जिन्हें अपने बिजनेस की पूरी अच्छी नॉलेज है, साथ ही साथ उनके बिजनेस से जुड़ी हुई जो दूसरे बिजनेस हाउसेस हैं, ठीक है, या उनके बिजनेस से जुड़े हुए जो दूसरी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं,
उनमें क्या चल रहा है आज की डेट में, उसकी भी वो अच्छी समझ रखते हैं, तो उनको कहा जाएगा कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हो, तो कार मैन्युफैक्चरर को अपनी कार इंडस्ट्री के बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन साथ ही साथ कार में टायर्स लग रहे हैं तो टायर के बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी के टायर बना रही है आजकल। कार में अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, म्यूजिक सिस्टम लग रहा है, तो वो किस कंपनी के आ रहे हैं आजकल, वो किस टेक्नोलॉजी को आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, कार में बाकी जो इंजन और सारी चीजें लगी हुई हैं वो अगर दूसरी कंपनियां बना रही हैं तो उसकी भी आपको अच्छी समझ, तो ये कॉग्निटिव के गुण है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जिसको अच्छी नॉलेज है अपने फील्ड की और दूसरी फील्ड की, और साथ ही साथ उसका एटीट्यूड भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको कहा गया है कॉग्निटिव। क्लियर है ये दोनों? यस सर। अब बेटा ये टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, बंद होने वाला है। अभी इसमें थोड़ा रह गया है, तो ये कंटिन्यू रखेंगे, फिर कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कल, हाँ कल सेम कंटिन्यू रखेंगे एंड टुमारो रिवीजन विल बी देयर। अब जो बाकी आगे का बचा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, और उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कल पूछ लीजिएगा, बाकी कल मैं रिवाइज करा के इसको खत्म कर दूंगा, आधी बची है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। बंद ही हो रहा है, टाइम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।